अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज सेकेंड ईयर के लेक्चर में चैप्टर नंबर 14 हमारा कंटिन्यू है, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर, और वो टॉपिक है एम्पियर्स लॉ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एम्पियर्स लॉ को समझेंगे, उसकी स्टेटमेंट को, और देखेंगे कि उसको कैसे मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ये समझ लो कि एम्पियर्स लॉ एक्चुअली है क्या। देखो, एम्पियर्स लॉ बिल्कुल सेम है गॉसेस लॉ की तरह। आपको याद होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप गॉसेस लॉ को भी देख लो। गॉसेस लॉ है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो एम्पियर्स लॉ है वह है फॉर मैग्नेटिज्म। सो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर काफ़ी रिलेशन है, तो आप समझ जाओगे जैसा गॉसेस लॉ है फॉर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिल्कुल उसी तरीके से एम्पियर्स लॉ है फॉर मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स लॉ पे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, यानी कि सम अगर देखा जाए प्रोडक्ट्स का, ठीक है, तमाम प्रोडक्ट्स का सम। अच्छा, प्रोडक्ट किसका है? प्रोडक्ट है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है यानी कि एक्स कंपोनेंट है, एंड द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ क्लोज्ड कर्व, और एक क्लोज्ड कर्व के एक एलिमेंट की लेंथ, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो हम ले रहे हैं क्लोज्ड कर्व टेकन इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कर्व जो हम सपोज कर रहे हैं, उसी का एक एलिमेंट की जो लेंथ है, उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट विच पासिस थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये जो है हमेशा बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स, यानी कि म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट, और वो करंट जो कि पास हो रहा होगा उस एरिया से जो कि उस कर्व ने बाउंड किया हुआ है, ठीक है। अभी मैथमेटिकली समझाते हैं, लेकिन देखो, एक कंडक्टर है, वो कंडक्टर है ये रहा, उसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल करंट शो कर रहा है आई के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, अगर करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर हम इस कंडक्टर को होल्ड करें अपने राइट हैंड में, तो जो थंब है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो कर्व है मैग्नेटिक फील्ड का वो जो कर्व है हमारी फिंगर्स का, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अभी हमें ऐसे नज़र आ रही है, ठीक है। अगर राइट हैंड के अंदर हम इसको पकड़ लें तो यकीनन हमारी फिंगर्स इस तरीके से कर्ल कर रही होंगी, तो हमें नज़र आएगा ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। द लाइंस ऑफ फोर्स आर कंसेंट्रिक सर्किल होते हैं विद द कॉमन सेंटर ऑन द वायर। देखो होगा क्या, बेसिकली ज़रूरी नहीं सिर्फ ये एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड पूरे इसके अराउंड होगी, यहाँ पर, और वो भी ये एक कर्व नहीं होगा, बहुत सारे कर्व हो सकते हैं जिनका सेंटर कॉमन होगा, कंसेंट्रिक होंगे, कॉमन सेंटर होगा। अच्छा, फ्रॉम दीज सर्किल्स, इन्हीं सर्किल से कंसिडर कर लेते हैं एक सर्किल, ये जो मैंने बनाया हुआ ना, जिसका रेडियस बराबर है आर्क है। लेट अस कंसिडर, ये हमने एक सर्किल बना लिया जिसका रेडियस बराबर है आर्क है। द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्किल इज द सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि एक सर्किल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से है लगातार, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, हमें उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट की ज़रूरत है। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें नज़र आ रही होगी इस डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पे कुछ ऐसे होगी, यहाँ पे कुछ ऐसे होगी, ठीक है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग हमने एक लेंथ भी सपोज करनी है, लेकिन बात की बात है, अभी फ़िलहाल हम ये कंसिडर कर चुके हैं कि एक वायर है जिससे करंट पास हो रहा है आई, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सर्कुलर होती है, और मैग्नेटिक फील्ड को हम शो कर रहे हैं बी से। सो बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ यानी कि बायोट-सावर्ट ने एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया था कि जो मैग्नीट्यूड होता है फील्ड का, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ट्वाइस ऑफ करंट पे। कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके ट्वाइस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, और इन्वर्सली डिपेंड करता है डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, अगर मैं एक सर्किल सपोज कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा इसका रेडियस, यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। और अगर मैं बड़ा सर्किल सपोज करता, ठीक है, अगर मैं बड़ा सर्किल सपोज करता, तो क्योंकि रेडियस ज़्यादा हो जाता तो मैग्नेटिक फील्ड वायर से दूर होने की वजह से कम हो जाती, लेकिन वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, और वो भी करंट के ट्वाइस पर। मैथमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड कर रही है ट्वाइस ऑफ करंट पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे, इक्वल का साइन आएगा और कांस्टेंट आएगा। यह आने वाला कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखिए, जो बायोट-सावर्ट लॉ है ना, ये बिल्कुल हमारे कूलम्स लॉ की तरह है। जैसे कूलम्स लॉ था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वैसे ही बायोट-सावर्ट लॉ है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। देखो, हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ऐसे ही है,
इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे कि चार्ज कितना है, और इन्वर्सली किस पर डिपेंड कर रही थी? इन्वर्सली डिपेंड कर रही थी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो पॉइंट हम सपोज कर रहे हैं उसका डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही थी। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव किया था तो इक्वल टू का साइन आया था और आया था एक कांस्टेंट। और यहाँ आने वाला कांस्टेंट क्या होता है? तो याद रखो यहाँ आने वाला कांस्टेंट होता है कूलम्स कांस्टेंट, यानी कि के। लेकिन वो के किसके बराबर था? वो बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई की वैल्यू आ रही थी और यहाँ पे आ रही थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि फील्ड जो कि शो कर रही थी कि वहाँ पर जो मीडियम है वो कौन सा है, और बाकी तो सेम लिखा हुआ था यहाँ पे Q/r²। तो अब ये बात देख लो कि डिपेंड किस किस पे कर रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखो डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर, तो वो आ गया, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और मीडियम की जो खुसूसियत है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से वो परमिटिविटी कहलाती है, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट। जबकि यहाँ पे भी 4 पाई आया है और म्यू नॉट की जगह पर एक और कांस्टेंट आया है जो कि है एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एक और कांस्टेंट आया है जो कि है म्यू नॉट के बराबर। और क्या है म्यू नॉट? याद रखो वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसकी वैल्यू 10 एक्सपोनेंट -7 वेबर पर मीटर है। लेकिन म्यू नॉट क्या है एक्चुअली? वो हमारे काम की चीज़ है। म्यू नॉट कहलाता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे एप्सिलॉन नॉट था वो था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये जो म्यू नॉट है ये है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था और ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर। तो देखो मैंने बार बार बताया है कि इसको आप कंपेयर करो कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ से कंपेयर करोगे इजी हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे म्यू नॉट है और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। तो जैसे कि गॉसेस लॉ और मैंने आपको बताया है एम्पेयर्स लॉ का रिलेशन, वैसे ही आप समझ लो कि कूलम्स लॉ और बायोट-सावर्ट लॉ भी दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं। जो कूलम लॉ है वो इस्तेमाल हो रहा है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एम्पेयर्स लॉ है जो बायोट-सावर्ट लॉ है वो इस्तेमाल होता है फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। अब यहाँ पर क्या हो सकता है? 2 से हम कैंसिल कर देंगे 4 को, यहाँ पे आ जाएगा 2। सो ये हो सकता है म्यू नॉट अपॉन 2i और अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब जिस तरीके से कूलम लॉ से गॉसेस लॉ को ड्राइव किया था, बायोट-सावर्ट लॉ से हम एम्पेयर्स लॉ को ड्राइव करने वाले हैं। लेट द सर्किल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ डेल्टा एल। ये जो है इसको हमने स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने इसको पूरे को ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, और पूरा ब्रेक करने के बाद याद रखो वो जो हर एक छोटा सा पार्ट है ना, ये जो छोटा सा पार्ट नज़र आ रहा है, इस छोटे से पार्ट को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं डेल्टा एल से। ठीक है, सिंस डेल्टा इज सो स्मॉल दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड बी एंड डेल्टा एल रिमेन पैरेलल। देखो पैरेलल रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये मैं एक एलिमेंट बनाता तो इस एलिमेंट की ये डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसी डायरेक्शन है, और जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी ऐसी ही होती, तो मैग्नेटिक फील्ड और डेल्टा एल की डायरेक्शन थ्रू आउट सेम रहेगी, क्योंकि हमने जो डेल्टा एल सपोज किया बहुत छोटा सा करा है। 10 बी डॉट डेल्टा एल अगर फाइंड करना चाहेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो आता है बी डेल्टा एल कॉस थीटा आता है, क्योंकि हमें पता है बी और डेल्टा एल पैरेलल हैं, तो जहाँ पर एंगल आ रहा है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। cos 0 बराबर होता है 1 के, जिसको हम नहीं लिखेंगे, तो बी डॉट एल भी किसके बराबर आ जाएगा? याद रखो बी डॉट एल बराबर आ जाएगा बी इंटू एल के। ये वेक्टर्स हैं और ये स्केलर्स हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन जो है उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करा देंगे उस एलिमेंट की लेंथ के साथ। अच्छा, अगर सम चाहिए, क्योंकि देखो हमने जो लॉ पढ़ा है उसमें सम ऑफ प्रोडक्ट्स था, तो अगर मैं चाह रहा हूँ सम फाइंड करना तो क्या करेंगे? समझ लो यहाँ पे भी हमने समीशन अप्लाई करा, इस तरफ भी समीशन अप्लाई करा, तो ये आ गया समीशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एल, और यहाँ पर भी आ गया समीशन ऑफ बी डेल्टा एल। अब हमें पता है कि यहाँ पर तो स्केलर वैल्यूज़ हैं और बी कांस्टेंट है, तो ये समीशन हम लिख सकते हैं डेल्टा एल के साथ। ये तो हमें फाइंड करना ही है, और वैसे भी ये डॉट प्रोडक्ट है बी डॉट डेल्टा एल, यहाँ पे हम दरमियान में नहीं ला सकते ये सम की वैल्यू को, समीशन की वैल्यू को, लेकिन यहाँ पे ला सकते हैं बी समीशन ऑफ डेल्टा एल। अच्छा, इन तमाम छोटे छोटे पार्ट जो हम इस सर्किल के बनाएं और उन सब का अगर समीशन कर दें तो हमें एक सर्किल मिलेगा, और सर्किल के सरकमफेरेंस का यानी कि इसी डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू है वो बराबर होती है 2 पाई आर के, अगर रेडियस आर के बराबर है। तो जहाँ पे लिखा है समीशन ऑफ डेल्टा एल, वहाँ पे आ सकता है 2 पाई आर, यानी कि बी डॉट डेल्टा एल बराबर आ रहा है बी डॉट 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर 2। बी की वैल्यू ऑलरेडी हम पता करके आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, तो हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वो थी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर हो जाएगा कैंसिल, और ये बचेगा म्यू नॉट इंटू आई।
समीशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एल बराबर है म्यू नॉट आई के, यानी कि वही बात है कि जो सम है प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है, और किसके साथ हम ले रहे हैं लेंथ ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, उस कर्व का जो एक एलिमेंट की लंबाई थी उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स करंट, वो करंट जो कि उसी एरिया से पास हो रहा होगा जिसको वो कर्व बाउंड कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज बाय द लूप, उस लूप के अंदर कितना करंट है, ज़रूरी नहीं है वो आई हो, कुछ भी हो तो हम उसी तरह से लिखेंगे। और हम फिर इस तरीके से कर सकते हैं कि एम्पेयर्स लॉ है द सम ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एंड एलिमेंट ऑफ एंड लेंथ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ क्लोज्ड पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक जो क्लोज्ड पाथ है उसके एलिमेंट की लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड का जो डॉट प्रोडक्ट है, उन तमाम डॉट प्रोडक्ट्स का, बहुत सारे बन सकते हैं पार्ट्स, तो उन तमाम डॉट प्रोडक्ट्स का जो सम होगा वो हमेशा बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ, वो जो पाथ है, जो लूप है, जितना करंट उसमें इनक्लोज हो रहा है। दैट्स इट, आई होप प्रूफ क्लियर हो गया होगा। तो देखो बायोट-सावर्त लॉ वैसे तो हमारे पास कोर्स में नहीं है, लेकिन उसको फिर भी हमें समझना पड़ेगा टू ड्राइव और टू प्रूव एम्पेयर्स लॉ। सो आई होप जो भी कन्फ्यूजन है क्लियर हो गई होंगी, और अगर फिर भी हैं तो लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करूँगा। आज के लिए काफ़ी है, अल्लाह हाफ़िज़।